दोस्तों, रवि सीजीएल स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग IBSA-EXE 2025 में 29/9/2025 को पूछे गए दूसरे शिफ्ट की ओर चलते हैं। आज ये 29/9/2025 का दूसरा शिफ्ट है। पहला शिफ्ट हमने क्लियर कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलने से वैश्विक जलवायु पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? इसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? तो जीवाश्म ईंधन, एक बार और फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से वैश्विक जलवायु पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो वैश्विक जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से प्रभावित करता है? तो पहला ऑप्शन है जल वाष्प मुक्त होता है जिससे पृथ्वी ठंडी होती है। ये तो नहीं होगा क्योंकि जलने के बाद जो है पृथ्वी कहीं ना कहीं गर्म होती है। अगला, प्राकृतिक कार्बन चक्र को शीघ्रता से कम कर देता है। धूल उत्पन्न करता है जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध होता है। तो ग्रीन हाउस गैस निकलती है जो अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। तो यही हो जाएगा। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैस का निष्कासन होता है, यानी निकलती है। तो फर्स्ट का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग कि 1911 में दिल्ली स्थानांतरित होने से पहले कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कलकत्ता थी, वर्तमान में जिसे कोलकाता कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो चली थी वो 1956 से 1961 तक चली थी। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और दूसरा जो है 56 से 61 तक चली थी। तो उस बीच में ही जो आधार हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बोल रहा है, तो आधार 1956 में ही स्टार्ट हुआ तो 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में समानता के अधिकार की गारंटी देता है? ये तो आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 14। अगला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है? 100 दिन। ये आप लोग याद रखिएगा कि मनरेगा के तहत जो 100 दिन का ही काम होता है, वैसे ये लोग जानते ही होंगे आप लोग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है? सबसे पहले तो हम लोग उपनिवेशवाद को जानेंगे। उपनिवेशवाद क्या होता है कि जैसे भारत को उपनिवेशवाद के रूप में कब जानेंगे? जब भारत पर जो है अंग्रेज का शासन था। यानी किसी भी देश को जब वो देश गुलाम रहता है और किसी दूसरे के अंडर काम कर रहा होता है तो उसी को उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। यानी एक तरह से गुलाम देश को उपनिवेशवाद कहा जाता है। कि तो वही बोला जा रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी द्वारा उपनिवेशवाद की आर्थिक रूप से आलोचना किया जाता था प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के द्वारा। इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या सर्वोत्तम स्पष्टीकरण कौन सा इसमें से कथन कर रहा है? तो उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन ने भारत की संपत्ति को लूटा। तो सही बात है। तो ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार भारत की संपत्ति, आर्थिक आलोचना का मतलब यही है ना कि आर्थिक रूप से उसको आलोचित किया जाएगा। तो उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन ने भारत की संपत्ति को लूटा। अगला नहीं, मतलब इसी का देख लेते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तत्काल स्वराज की मांग की। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध को बढ़ावा दिया। ये सभी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विशाल भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? तो उत्तर भारत में कौन कौन सा नदी हो जाएगा? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। नर्मदा जो है वो नहीं होगा। नर्मदा जो है विंध्यन और सतपुरा के बीच से बहती है और जो कि
खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। और नर्मदा नदी का जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, तो 1312 मीटर, 1312 मीटर। अब आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा उद्योग सिरसिला त्रासदी से संबंधित है? तो कौन सा उद्योग जो है सिरसिला त्रासदी से संबंधित हो जाएगा, तो मशीन करघा वस्त्र उद्योग। तो क्या हो जाएगा, मशीन करघा वस्त्र उद्योग। हथकरघा बुनाई उद्योग नहीं होगा, लघु स्तरीय परिधान उद्योग नहीं होगा, जूट विनिर्माण उद्योग नहीं होगा, मशीन करघा वस्त्र उद्योग हो जाएगा राइट आंसर से। तो सिरसिला ट्रेजडी जो था, सिरसिला ट्रेजडी, वो मशीन करघा वस्त्र उद्योग से संबंधित था। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बाबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों के लिए सहायक प्राथमिक आर्थिक क्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कृषि हो जाएगा। क्या है कि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो प्राथमिकता जो है सबसे पहले उसका जो प्राथमिकता होता है वो कृषि ही होता है, उसी से उसका आर्थिक गतिविधि जो है चल रहा होता है। तो विनिर्माण तो ग्रामीणों के लिए नहीं होगा, सेवाएं भी नहीं होगा और व्यापार भी नहीं होगा, तो कृषि हो जाएगा। अगला, कौन सा कथन भारत में 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय वनस्पति का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है? तो 3600 मीटर के अधिक ऊंचाई पर कौन सा वनस्पति का सर्वोत्तम वर्णन करेगा पर्वतीय में, तो टुंड्रा, मॉस और लाइकेन का प्रभुत्व होता है। जब हम पर्वतीय क्षेत्र में जो है 3600 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं और वहाँ का जो वनस्पति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो वो टुंड्रा, मॉस और लाइकेन का ज़्यादा प्रभाव वहाँ देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय लताएं ढलानों को ढक लेती है, नहीं। सघन, सागौन और साल लंबे होते हैं, नहीं। पर्णपाती वृक्ष समूहों में पनपते हैं, नहीं। यही हो जाएगा। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो है टुंड्रा, मॉस और लाइकेन का प्रभुत्व होता है। अगला, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर, यह भी आप लोग जानते होंगे, संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना किया गया था। अगला बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य प्रशासन में राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता निम्नलिखित में से कौन था, तो समाहर्ता था। तो राजस्व यानी कि पैसे का जो वसूली करता था उसका जो मुख्य संग्रह करता था, यानी पैसे का जो संग्रह करता था, जो कलेक्शन करता था, वो समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था, समाहर्ता के द्वारा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा? तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए जो है अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद की चर्चा की गई है। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला, किस घटना में स्वदेशी और बहिष्कार का एक राजनीतिक उपकरण के रूप में पहला बड़ा उपयोग किया गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किस घटना में स्वदेशी और बहिष्कार का एक राजनीतिक उपकरण के रूप में पहला बार प्रयोग किया गया था? तो ये स्वदेशी का प्रयोग हम लोग कब किए थे? तो बंगाल विभाजन के समय किए थे, जो 1905 लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, उसी के टाइम पे हम स्वदेशी और बहिष्कार का पहली बार प्रयोग किए थे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा आवासित द्वीप लक्षद्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित है? अगर लक्षद्वीप की हम बात करें मैपिंग के अकॉर्डिंग, तो आप उसके मैप को जब देखेंगे तो मिनी क्वाई जो द्वीप है वो सबसे नीचे है, यानी कि लक्षद्वीप का सबसे मतलब कि दक्षिणी द्वीप है। अगर लक्षद्वीप का जो है पश्चिमी द्वीप पूछा जाए, लक्षद्वीप का सबसे पश्चिमी द्वीप पूछा जाए, तो वो अगाती द्वीप हो जाएगा। कौन सा द्वीप हो जाएगा? अगाती द्वीप या अगत्ती द्वीप। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो, अगर लक्षद्वीप का पश्चिमी भाग, सबसे पश्चिमी भाग पूछा जाए,
तो वो एक नंबर हो जाता है अगत्ती या अगाती द्वीप। अगर ये पूछा है कि लक्षद्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित जो द्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूनिकॉय द्वीप। अगला बढ़ते हैं हम लोग कि भारत में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यानी कि FRBM को कब लागू किया गया था? FRBM को जो लागू किया गया था वो 2003 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम यानी कि FRBM किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा 2003 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम महारत्न नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। तो महारत्न कंपनी HAL तो महारत्न कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, ये भी महारत्न कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तो IOCL ये भी महारत्न कंपनी है। लेकिन भारत संचार निगम लिमिटेड ये जो है महारत्न कंपनी नहीं है, ये नवरत्न कंपनी है। इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके हम सारे सेट्स का डिस्कशन करेंगे आने वाला टाइम पे। और आप लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन PYQ से आते हैं। अगर आप लोग PYQ पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो मेरे हिसाब से तो एक भी एग्ज़ाम आपका, एक सिंगल एग्ज़ाम भी नहीं चुकेंगे। पहले आप एक बार सभी सब्जेक्ट को सिलेबस वाइज पढ़ लीजिए और उसके बाद ओनली 1 आप हम बोलेंगे PYQ लगाइए। उसके अलावा कुछ नहीं करना है GK के लिए। ठीक है, थैंक यू।